हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण सुरक्षा और इससे संबंधित हम लोग प्रश्न लगाएंगे। तो जहां एक और प्रदूषण पर्यावरण सुरक्षा के लिए संकट है, तो प्रदूषण क्या है भैया? पर्यावरण के लिए संकट है। और वहीं दूसरी ओर धारणीय विकास जो है पर्यावरण के क्षरण को कम करने में सहायक होता है। धारणीय विकास हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, धारणीय विकास पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग प्रयोग पर्यावरण सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। ठीक है, तो धारणीय विकास करो, कागज के थैलों का उपयोग करो, मतलब पॉलीथीन का कम उपयोग करो। वातानुकूलन का पर्यावरण सुरक्षा के नकारात्मक पहलू संबंध है। जो आप घर में एसी चलाते हैं ना, ठीक है, तो उससे क्या होता है? उससे पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि गरीबी की कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, अब ये कथन भैया याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अभी बताते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है। कैसा है? अप्रत्यक्ष संबंध है। और भैया ये आप कथन याद रखिए, क्या है? गरीबी का और पर्यावरण से क्या कौन सा संबंध है? तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों प्रभाव पड़ते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इसका जो गरीबी का जो संबंध है पर्यावरण से, ठीक है, वो कैसा है? अप्रत्यक्ष संबंध है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन प्रश्न देखना कैसे पूछता है आपसे। जबकि धारणीय विकास कागज के थैलों का प्रयोग वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। वहीं अप्रत्यक्ष संबंध से मतलब यह है कि पर्यावरण प्रभावित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है गरीबी से, लेकिन आप एसी का उपयोग करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषित होगा ही होगा। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इस बात को क्या रखेंगे? आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आवास का विनाश, यानी भाई जंगलों को काटना, ठीक है, जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। तो अब देखो परिभाषा क्या हो गई? पर्यावरण अपकर्ष क्या हो गया भाई? जब आप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे, प्राकृतिक आवासों को नष्ट करेंगे, जलाशय नदियां इनको प्रदूषित करेंगे, तो क्या होगा? पर्यावरण क्या अपकर्ष होता है। तो पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक मानव जनित होता है। ठीक है, प्राकृतिक भी हो सकता है, मानव जनित हो सकता है। ठीक है, जबकि अपक्षय चट्टानों की टूट फूट वह क्रिया है जिसके अंदर चट्टानों का विघटन, वियोजन और ढीली पड़कर विदीर्ण होकर अपने स्थान से बिखर जाती हैं। ठीक है, तो अपक्षय क्या होती है? वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें टूट फूट के बिखर जाती हैं। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण सुरक्षा हेतु धारणीय विकास एक उपयोगी युक्त है और धारणीय विकास पर्यावरण सुरक्षा आपस में अंतर संबंध रखते हैं। तो आगे हम लोग प्रश्न लगाते हैं, देखते हैं क्या कौन कौन से प्रश्न इस आशय से बनते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। तो पर्यावरण के गुणों को पूर्ण रूप से निम्नीकरण। ठीक है, पर्यावरण निम्न न मानवीय क्रियाकलापों का विपरीत परिवर्तन लाना, प्रकृति के विभिन्न परिणाम, प्रकृति के अनुसंतुलन, तो इनमें से कौन सा उपयुक्त? सभी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण और पर्यावरण को होने वाले नुकसान क्या कहलाते हैं? पर्यावरण अपकर्ष कहलाते हैं। हम लोग देख लेते हैं अपक्षय का विचार संबंधित है। पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, मौसम के दैनिक परिवर्तन, एक प्राकृतिक क्रिया जैसे चट्टानें सूर्यकोण से विभक्त हो जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? अभी हम लोग पढ़े हैं। तो अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन, वियोजन, ढीली पड़कर और विदीर्ण होकर अपने स्थान से बिखर जाती हैं। मृदा का निर्माण पढ़े हो ना कैसे हुआ है? तो ऐसे ही होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक संबंध पर्यावरण से सुरक्षा से नहीं है? तो देखिए क्या है। तो कागज के थैलों का प्रयोग सुरक्षा से संबंधित, धारणीय विकास सुरक्षा से संबंधित, वातानुकूलन नहीं, इसमें गरीबी कम करना। ठीक है, तो ध्यान रखो, मैंने बताया था अप्रत्यक्ष है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब लोग इसके डिटेल पढ़ लेते हैं। तो धारणीय विकास कागज और थैलों का प्रयोग पर्यावरण सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया आपका। भाई पर्यावरण पे लिखने के बाद जाए तो आप धारणीय विकास से संबंधित लेना। वातानुकूलन का पर्यावरण सुरक्षा से नकारात्मक पहलू संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास कागज थैला प्रयोग वातानुकूलन का इनका प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और अगले वीडियो में क्या है, चलो अगले वीडियो में पढ़ते हैं हम लोग धारणीय विकास। चलो इसी पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो धारणीय विकास हम लोग पढ़ते हैं। अब इसके बारे में डिटेल देखें, फिर इसके प्रश्न लगाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। तो धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास की वह अवधारणा जिसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है डिटेल में। इसी तत्वावधान में धारणीय विकास की प्राप्त विभिन्न प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। तो 2030 तक की कौन से लक्ष्यों को प्राप्त करना है, बस इसको समझ लो। धारणीय विकास क्या है भैया? आज की जरूरतों को पूरा करो, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान रखो। ठीक है, ध्यान रखना। तो धारणीय विकास को लक्ष्य को सर्वप्रथम धारणीय विकास को लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में और रियो प्लस T20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, जो है आप अब देखिए, अब ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैंने आपको पढ़ाया था ये 1987 में क्या हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो थी वो संकल्पना की गई थी। ठीक है, और रियो डी जेनेरियो जो 1992 वाला वो हुआ था, उसमें इसको क्या किया था, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। और उसके बाद में हमने आपको पढ़ाया था कि 2002 में
जो क्या हुआ था उसमें आप पूरा का पूरा उस पर वो हुआ था, तो एक पूरा पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था, पूरा पूरा उसी सम्मेलन में हुआ था। तो ये लक्ष्य हैं, ये क्या है, ये लक्ष्य 2012 में प्रस्तावित किए गए। इसको प्राप्त करने के लिए कैसे भैया कौन कौन लक्ष्यों को रखा जाए जो वो हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने आपको सब वीडियो पढ़ाए हैं और आप बिल्कुल ना, अब देखिए ये जो लक्ष्य ये हैं, ये लक्ष्य क्या है वो आप ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए आगे, तो 17 धारणीय विकास लक्ष्य हैं और ये कब आए, तो रियो सम्मेलन 2012 में आए, ठीक है। तो गरीबी की समाप्ति भैया, गरीब की समाप्त करो, भुखमरी से मुक्ति करो, ठीक है। लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता, रोग ना हो लोगों को, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल की स्वच्छता, किफायती स्वच्छ ऊर्जा। अब दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, आपसे पढ़ने से पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो 17 धारणीय विकास का लक्ष्य नहीं है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उत्कर्ष कार्य, आप लोग पिछला वीडियो देखेंगे तो आप उसमें और ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। उद्योग नवाचार, बुनियादी ढांचे का विकास, असमानता में कमी, धारणीय शहरी समुदाय विकास, और आगे आपका है, और आगे आपका क्या है, जिम्मेदारी, उपभोग उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, जलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय जीवों की सुरक्षा, शांति, न्याय, सशक्त संस्थाएं, लक्ष्यों की भागीदारी, ASDG सभी 3 सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्य, आरोग्य, जीवन की बढ़ावा को सुनिश्चित करना, ठीक है। 17 लक्ष्य हो गए और ये कब आए, 2012 में, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारण किया, जिनमें से 2030 तक इनको सबको प्राप्त करना है, ठीक है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति में विभिन्न देशों द्वारा प्रयास, प्रगति जानने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का निर्माण किया गया है। तो देखिए, तो इस प्रयासों को पाने के लिए तो विभिन्न जो देश हैं उन्होंने क्या किया, प्रगति जानने है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ठीक है। इसकी रिपोर्ट जारी होती होगी, आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। किया गया यह सूचकांक 17 विकास लक्ष्यों, सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास तथा पर्यावरण धारणीय विकास से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। वर्ष 2022 में इस सूची में भारत 121वें स्थान पर था, ठीक है दोस्तों। तो 2022 के टॉप देश थे उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहले नंबर पर क्या था, फिनलैंड, दूसरे नंबर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर स्वीडन और नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। भारत की स्थिति याद रखना 121। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, धारणीय विकास कई आयामों में धारणीय कृषि भी एक पहलू है। तो धारणीय कृषि भी एक पहलू है, तो हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 2023 को यूएनओ मिलेट्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो अब ये देखो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये आपका कथन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अनाज है ना, अनाज, तो 2023 वर्ष है ना, तो इसको यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलेट्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किस सन को किया गया है, तो 2023 को। किसने किया है, तो यूएनओ ने किया है, ठीक है। बस इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, किसने किया है, यूएनओ ने। किस वर्ष को किया है, 2023 को। और 2023 को कौन सा इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया, तो मिलेट्स यानी अनाज का, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार उपयोग करना कि गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रही। अरे इसको ऐसे समझ लो कि आपको खेती इस तरीके से करनी है कि जो भूमि है ना उसकी गुणवत्ता कम नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने इतनी खेती कर दी, इतनी कर दी, इतने उर्वरक डाल दिए कि वो क्या हो गई, बंजर हो गई। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो वर्तमान में लगभग 55% जनसंख्या कृषि संबंधित क्षेत्र पर निर्भर है। तो कितनी % जनसंख्या अभी खेती पर निर्भर है, तो 55%, ठीक है दोस्तों। जल्दी में थोड़ा बहुत मुंह से निकल जाता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ने की आवश्यकता महसूस हुई। ये जिस तरीके जनसंख्या बढ़ रही है ना, उस तरीके से क्या हुआ है कि भाई खेती की आवश्यकता ज़्यादा हुई है, ठीक। इस वजह से कृषि रासायनिक उर्वरकों, जहरीले कीटनाशकों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। आप देख रहे हो इतने बड़ी बड़ी गाजरें, इतने बड़ी बड़ी मूली, भाई क्या है, इंजेक्शन लगा लगा के लोग बड़े कर रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा, बहुत रासायनिक चीज़ों का उपयोग हो रहा है, ठीक है। पैदावार बढ़ाई जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है भैया, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। जैविक कृषि को लोग भूल गए हैं, ठीक है। हाँ, स्वाद लेने में लगे हैं सब लोग, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि परंतु इससे प्राकृतिक असंतुलन, मृदा की गुणवत्ता, उर्वरकता काफी व्यापक क्षति पहुंची है। भाई इंसान को भी क्षति पहुंच रही है, पानी को भी क्षति पहुंच रही है, ठीक है, मृदा को भी क्षति पहुंच रही है। इससे मानव के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ा है, ठीक है। भाई कैंसर जैसी बीमारियां पहले क्या थी, नहीं थी। इससे निपटने हेतु संपूर्ण विश्व झुकाव सतत धारणीय कृषि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब सतत धारणीय कृषि भी, ठीक है। तो जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर, गोबर, सड़े गले पत्ते, ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, उत्पादन बढ़ाने के लिए DAP डाल रहे हैं, ठीक है, यूरिया डाल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन वर्ष 2014-15 से चल रहा है। अब देख लिए, आपसे यदि मेंस में लिखने के लिए आ जाए कि भारत में कृषि सुधार के लिए क्या प्रोविजन है, धारणीय कृषि के लिए भारत क्या कर रहा है भैया, तो धारणीय कृषि के लिए भारत क्या कर रहा है, धारणीय कृषि के लिए, टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया है उसने। कब चलाया है, 2014-15 में, ठीक है। किसने चलाया, मोदी जी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना एक्शन प्लान का भी एक भाग है,
ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक भाग है। क्या है? अब यहाँ पे दो कथन आपको पूछ दिया गया, ठीक है। पहला पूछ दिया गया कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन वर्ष 2014-15 से चल रहा है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का एक भाग है। तो ये दो कथन दे दिए, कथन पूछ लिए सत्य है, सत्य है, लेकिन एक कथन है, ये दोनों कथन सत्य है, लेकिन ये ए जो है इसकी व्याख्या नहीं करता है, ए की व्याख्या बी नहीं करता है, ठीक है। तो ये कथन दोनों आपके आ सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे भैया, इसी तरीके से पढ़ेंगे तभी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। और देखो ये प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करने लायक है और मेंस में भी इन पॉइंटों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मानवता के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां प्रकट होती हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन अब चुनौतियां उल्लेखनीय है कि क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था है, ठीक है। क्लब ऑफ रोम, तो क्लब ऑफ रोम क्या है? एक अब देखो क्लब ऑफ रोम नया कॉन्सेप्ट आ गया, अब हम लोग जानते हैं, अब भी नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते थे, अब जानते क्या है। तो वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की संस्था है जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। क्या देती है? सुझाव देती है। तो क्लब ऑफ रोम आपको पता चल गया, ठीक है। मान लो एक संस्था है, इसमें क्या है, वैज्ञानिक भी हैं, अर्थविद भी हैं, सिविल सेवक भी हैं, व्यवसाय भी हैं, और सब लोग क्या कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, भैया देखो ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। यह संस्था शोध, वाद विवाद, सम्मेलनों इत्यादि माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषणों पर सुझाव उपलब्ध कराती है। वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। इस सूचकांक में शामिल, आगे हम लोग देखते हैं, अग्रणी राज्यों में केरल 75 शीर्ष स्थान पर रहा, ठीक है भाई। जब धरणी विकास भारत अपने तरफ से भी कुछ करेगा तो उसमें केरल अल्लाह, तमिलनाडु बगल वाला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक, उत्तराखंड, गोवा, कर्नाटक, ठीक, महाराष्ट्र 70 स्कोर। निम्न स्तर प्राप्त राज्य बिहार, झारखंड, ठीक है। बिहार देखो अपने भैया सिर्फ सिविल सर्विस में आगे रहते हैं नौकरी पाने में, बाकी तुम देख लो यहाँ पे आप लगे तरक्की बहुत कर रहे हैं भैया। अब हम लोग देखिए प्रश्न लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रश्न लगाते हैं। और देखिए प्रश्न लगाते हैं, पढ़ते हैं कि धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार 1972 में वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे ग्लोब ऑफ रमन कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। तो ये कथन सही है कि सत्य है? अब हम लोग पढ़ते हैं कि देखो अब लगाओ, अब ये से कैसे प्रश्न पूछेंगे। धारणीय विकास पहली बार 1972 में वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक, वैश्विक विचार मंडल का क्लब ऑफ रोम, अभी हम लोग पढ़े क्लब ऑफ रोम के बारे में। धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं, तो लक्ष्य, तो धारणीय विकास एक प्रक्रिया है और लक्ष्य उसके अलग है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं, तो सही उत्तर इसका केवल 2, इसका उत्तर सही है केवल 2, ठीक है। तो धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में यानी रियो T20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विकास की वह अवधारणा है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य को भी ध्यान में रखा जाता है। इस तत्वान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का है। आपने यदि थ्योरी पढ़ी सही से तो प्रश्न आप कर लेते, ठीक है। आपको याद है हमने आपको बताया था कि ये जो आपका जो धारणीय विकास लक्ष्य जो है 2012 में आया है, लेकिन अब केवल पूछ दिया जाए धारणीय विकास की अवधारणा कब आई भाई, तो यह आई है 1987 में, और हमने आपको बताई थी ब्रटलैंड रिपोर्ट, ठीक है। याद है कुछ? हाँ, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है, पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, अब देखो ये अब देखो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि 2017 का क्वेश्चन है, करंट का अफेयर है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, और हम लोग 2024 में है, तो इतना पुराना क्वेश्चन नहीं कोई पूछेगा, ठीक है। हम लोग अब किस ये देख लेते हैं, आपका ये सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो देखें, चलो, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के धारणीय विकास सूचकांक में शीर्ष पे रहा? भैया सीधा बात है, कौन शीर्ष में? तो केरल था शीर्ष पे भाई, केरल था शीर्ष पे, लेकिन इसमें केरल ऑप्शन नहीं है, तो इसमें तमिलनाडु उसके बाद में था, तमिलनाडु के बाद में हिमाचल प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश के बाद में कौन था? आंध्र प्रदेश था, ठीक है। अभी पढ़े थे ना ऊपर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखो दिसंबर 2019 में नीति आयोग द्वारा सतत विकास भारतीय लक्ष्य सूचकांक 2020-19 जारी किया गया। इस सूचकांक में राज्यों में केरल देखो 7 नंबर पे था, ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, फिर द्वितीय आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, ठीक है। और इस तरीके से आपका जो विकल्प ए सही उत्तर होगा, तो ए सही उत्तर होगा आपका, ठीक है। तो 2021 जारी सूचकांक में शीर्ष स्थान पे केरल, फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों 2021-20 के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे तो तमिलनाडु था, ठीक है। अब वो करंट का फेयर क्वेश्चन है, तो देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, उसके हिसाब से आप देखो डेली अपडेट रहिए, जो करंट आप अभी पूछी जा रही वो ध्यान रखिएगा। देखो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 2019 का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, जब मोड़ होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंदर किसका निर्यात करना, आयात करना, भूमि, इस प्रकार की उसकी गुणवत्ता क्षुण बनी रहे। तो इसका उत्तर क्या है? गुणवत्ता से संबंधित था, भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्न लगाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्या प्रश्न लगाते हैं, आगे देखिए कि धारणीय विकास किसका है? पर्यावरण को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। तो वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का प्रत्याग किए बिना भविष्य में ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत में निम्नलिखित में से किसकी अवधारणा है? तो इसकी है संपोषणीय विकास, ठीक है।
क्या है, वर्तमान में ध्यान रखते हुए भविष्य की बात करना। अभी तो आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब इसकी हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं कि संपोषणीय विकास का मॉडल है जो बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जाना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में भविष्य की पीढ़ियों के प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि उनका क्षरण जो है न्यूनतम हो सके, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो थोड़ा बचा है, उसके बाद में हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से सतत विकास भारत के 2030 सभी पानी की उपलब्धता और इसके लिए संबंधित प्रबंधन को लक्षित किया गया है। तो इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा SDG 6, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं कि सतत विकास लक्ष्य 6 के द्वारा स्वच्छ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात के लिए संकल्पित किया जाता है कि वह स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों का विस्तार कर सके। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि सतत विकास लक्ष्य 6 क्या है भाई, क्या 6 लक्ष्य क्या है, तो स्वच्छ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, ठीक है, बात के लिए संकल्पित किया गया है कि वह स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कार्यक्रमों का विस्तार करें। कि भाई जो लोग सतत पोषणीय विकास पे ध्यान दे रहे हैं, जो लक्ष्य लेकर आए हैं, तो वो क्या करें, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी करें और ऐसे कार्यक्रम करें जिससे लोगों को स्वच्छ जल और स्वच्छता मिल सके, ठीक है। जल और स्वच्छ प्रबंधन सुधार के लिए स्थानीय समुदाय को समर्थन दें। भाई बिना लोगों के सहयोग से कोई काम थोड़ी ना हो पाएगा। लक्ष्य 6 के माध्यम से दुनिया के देशों ने संकल्प लिया है कि 2030 तक वो स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त स्वच्छता, साफ सफाई की सुविधा सबके लिए सर्वत्र सुलभ कराएंगे। और ये सतत जो है 6 के उद्देश्य हैं। अब लोग उद्देश्य पढ़ लेते हैं। और दोस्तों इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, बस दिमाग में कंसेप्ट इस तरीके बना के पढ़ो कि यदि आपको मेंस में भी लिखने के लिए आ जाए पर्यावरण से संबंधित, तो इनमें 2-4 पॉइंट आप उसमें डाल सको। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि यार हाँ भाई तो आप बहुत डीपली पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कि वर्ष 2030 तक सबके लिए सुरक्षित किफायती पेयजल और सार्वजनिक न्यायसंगत रूप में उपलब्ध कराना, ठीक है। आगे देखो, और अच्छा अभी एक मोदी जी हर गांव में एक टंकी बनवा रहे हैं, आपके यहाँ गांव में बन रही होगी, ठीक है, न्याय पंचायत में, ठीक है। तो 2030 तक सबके लिए पर्याप्त सामान, स्वच्छता, साफ सफाई सुविधाएं सुलभ कराना, खुले में शौच को समाप्त करना है। नहीं देखो स्कूलों में सबको मोदी ने तो सबको मतलब बंदी कर दिया, सबको लेटरिन वाटी है, ठीक है। महिलाओं लड़कियों कमजोर की हालत, जीते लोगों की जरूरत विशेष ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ये लक्ष्य है 2030 तक प्रदूषण कम करके, कचरा फेंकना बंद करके, हानिकारक रसायनों सामग्री उत्पादन को कम करके, अनुपचारित गंदे जल का अनुपात, गंगा अभियान चलाया है मोदी जी ने, ठीक है। दुनिया भर में रिसाइकलिंग, सुरक्षित पुनः उपयोग की गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है। आप लोग सब समझते चल रहे हैं, हम लोग बस पढ़ते चले। 2030 तक सभी क्षेत्रों में जल के उपयोग को बढ़ावा देना, ताजे जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, जल का अभाव दूर हो सके, जल के अभाव में जूझते लोगों की संख्या में कमी आ सके, ठीक है। 2030 तक उपयुक्तता के अनुसार सीमा पर सहयोग सहित सभी स्तरों पर समन्वित जल प्रबंधन करना। 2020 तक पर्वतों, दलदली क्षेत्रों, नदियों, जल भूतों और झीलों सहित पारिस्थितिक प्रणाली का संरक्षण, नहीं कोई नदी वदी गंदी ना हो, ठीक है। 2030 तक जल संचयन, खारापन दूर करने, जल की दक्षता, अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण द्वारा इस्तेमाल की तकनीकी स्वच्छ जल सहित स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों, कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण का दायरा विकसित देशों तक बढ़ाना, ठीक है। जल स्वच्छता प्रबंधन सुधार, स्थानीय समुदाय भागीदारी सुनिश्चित करना। अब देखो सतत पोषणीय लक्ष्य 6 में सिर्फ इतना समझ लो कि स्वच्छ जल के लिए जो जो उपाय आप सोच सकते हो सब इसी के अंदर है। लोगों की साझेदारी सुनिश्चित करना, नदियों को गंदा होने से बचाना, जो लोग नीचे तबके के लोग हैं उनको स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, ठीक है, जल संरक्षण करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं 8वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो इसमें भारत के लिए देखो हमने बताया कौन नोडल संस्था है, तो नीति आयोग, अभी आपको हमने बताया था, ठीक है। तो भारत के लिए सतत विकास एजेंडा 2030 के लिए समन्वय एक करवाने में नोडल संस्था कौन सी है, तो नीति आयोग। अब हम लोग देखो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये भैया जब आते थे UPPC 2019 में पूछा गया है, ठीक। देखते हैं आप लोग कर पाते नहीं, इसका उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो भैया ये तो एकदम कथन सत्य है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरी करे। तो अब देखना ए आर दोनों सही है और ए सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही परंतु आर की व्याख्या नहीं करता है, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। तो कौन सा आपको उत्तर सही बताइए कौन सा है। तो मेरे ख्याल से इसका उत्तर ए है और ए ही होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए ही है। और हम लोग अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं, तो ठीक है। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट VW, तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, सतत विकास के अभिप्राय ऐसे विकास से जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों की पूरे करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता की पूरी करे, ठीक है। मानव समाज का सतत भविष्य सुनिश्चित हो सकता है, जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक सामाजिक परिस्थितियां प्रतियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित संरक्षित की जा सके। इस प्रसंगत कथन दोनों कारण नहीं सही है। तो देखो अभी हमने आपको पहले जो हमने पर्यावरण का चैप्टर पढ़ाया है उसमें हमने आपको ये रिपोर्ट पढ़ाई है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसी रिपोर्ट से आया है।
ठीक है। और मैं उसमें आपको बताया था कि 1992 में इसको स्वीकार कर लिया गया और फिर उसके बाद जो सम्मेलन हुआ उसमें पूरा सम्मेलन ही उस पर हुआ है। ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे क्या, रियो सम्मेलन। ठीक है। चलिए हम लोग अब ये सवाल पढ़ते हैं। ठीक है। 10वां प्रश्न, तो भारत में कृषि पर्यावरण अनुकूलन दीर्घदस्त विकास के लिए निम्नलिखित कौन सी सर्वश्रेष्ठ रणनीति है। तो वैसे देखो क्वेश्चन आएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। अब अच्छा आप इसका उत्तर बताइए हमको। कृषि भूमि विस्तार, सुपर फास्फेट, यूरिया प्रभावी कीटों का अधिक उपयोग। तो देखो अधिक उपयोग के लिए तो मना किया गया है। अनुकूल पर्यावरण अनुकूल पूछा गया है। अधिक पैदावार करने वाले किस्म को अधिक लोकप्रिय बनाया जाना, बेहतर अधिक बार सिंचाई, अजैव उर्वरक कीटनाशकों का पुरार छिड़काव, ये भी नहीं देखो। ठीक है। मिश्र सस्यन कार्बनिक खाद्य, नाइट्रोजन यौगिकर, पौधे और कीट प्रतिरोधी समय किस्में, उन्नत कृषि उपकरण तथा यंत्र, कटी फसल के दानों की क्षति को न्यूनतम करने के सशक्त कीटनाशकों का प्रयोग एवं एक नीति। तो देखो ये नहीं है, तो ये इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, सी। तो मिश्र सस्यन यानी मिश्र सस्यन का मतलब कि मिक्स खेती करो। ठीक है। कार्बनिक खाद्य, नाइट्रोजन यौगिकर, पौधे और कीट प्रतिरोधी समित किस्में। ठीक है। तो ऐसे बीजों का उपयोग करो जो कीटरोधी हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैविक खाद का प्रयोग करो। तो देखो प्रश्न को कठिन करने के लिए थोड़ी बॉडी लैंग्वेज की जो है भाषा कठिन कर दी है। तो प्रश्न विकल्पों में मिश्र सस्यन, कार्बनिक, नाइट्रोजन यौगिकर और पौधों कीट प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घकालिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ रणनीति है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये यदि आपका प्रश्न आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 26 मिनट का वीडियो हो गया है। हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट। हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको डिटेल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में इसके प्रश्न इसी तरीके से लगाएंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं यदि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे तो आप कर लेंगे इससे संबंधित। बाय बाय दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।